हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज लोक प्रशासन एम लक्ष्मीकांत की बुक में से जो चैप्टर फर्स्ट है लोक प्रशासन का परिचय, उसमें से हम करेंगे पार्ट 4 है ये हमारे यूनिट का, जिसमें हम करेंगे आज लोक प्रशासन के उद्भव के चरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। उद्भव के चरण, स्टेज इन द इवोल्यूशन। लोक प्रशासन एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में कई परस्पर आंशिक रूपांतरों के क्रम से होकर विकसित हुआ है, जो निम्न प्रकार से है। लोक प्रशासन के 5 क्रम बताए गए हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और ये आपके मैचअप में होते हैं और सीक्वेंस वाइज में होते हैं। जैसे कि मैचअप में क्या होता है, राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन, उसके साथ उसकी डेट पूछ ली जाती है, ये कब आपका इसके चरण किस सन में हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चरण फर्स्ट है आपका स्टेज फर्स्ट। राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन 1887 से 1926 तक चला था। स्टेज सेकंड जो चरण दूसरा है, प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 1937 तक चला था। स्टेज थर्ड चरण तीसरा, चुनौती का युग 1938 से 1947 तक चला था। स्टेज फोर्थ चरण चौथा, पहचान का संकट 1948 से 1970 तक चला था। और चरण पांचवा स्टेज 5 लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से अभी तक लागू है। और रॉबर्ट टी ग्लोम्बावस्की के अनुसार लोक प्रशासन के ऐतिहासिक विकास के 4 चरण हैं। रॉबर्ट टी ग्लोम्बावस्की ने लोक प्रशासन के कितने चरण बताए हैं? 4 स्टेज, 4 चरण बताए हैं। पहला चरण है विश्लेषणात्मक राजनीतिक प्रशासन, दूसरा है ठोस व शीघ्र राजनीतिक प्रशासन, तीसरा है प्रबंधन का एक विज्ञान और चौथा है लोक नीति उपागम। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेज फर्स्ट चरण पहला, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन 1887 से 1926। यह लोक प्रशासन के एक अनुशासन के रूप में उद्भव का आरंभ है। इस चरण का मूलभूत विषय था प्रशासन का राजनीति से पृथकीकरण, जिसे सामान्यतः राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के नाम से जाना जाता है। यानी क्या था पहला चरण? मूलभूत प्रशासन का राजनीति से पृथकीकरण। प्रशासन अलग है और राजनीतिक अलग है, ये उस समय का था। इसी को क्या नाम दिया गया था? राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। यह चरण 1887 में राजनीतिक विज्ञान चतुर्मासिक में वुड्रो विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ। इस निबंध ने लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद डाली, इसलिए विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। ये भी कितनी बार पूछा गया है कि लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है वुड्रो विल्सन को। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। उनके शब्दों में कि प्रशासन राजनीति के निश्चित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते। जो प्रशासन के सवाल होते हैं वो राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं। हालांकि राजनीति ही प्रशासन के लक्ष्य तय करती है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, लेकिन इसे प्रशासन के कार्यालयों को प्रभावित करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। यानी जो प्रशासन के कार्यालय कैसे भी ये प्रभावित नहीं कर सकती है। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। उन्होंने टिप्पणी की, प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है, यह राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है। क्या कहा है उन्होंने?
कि जो प्रशासन का क्षेत्र है एक व्यापार क्षेत्र है, यानी व्यापार की तरह ही कार्य कर रहा है। यह राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है। इसमें कार्य पदानुसार होता है, ये राजनीति की तरह नहीं होता। इसमें लोक प्रशासन में कार्य राजनीति की तरह नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा है, यह प्रशासन राजनीतिक जीवन का हिस्सा उसी तरह से है जैसे घर गिनने की पद्धतियाँ समाज के जीवन का एक हिस्सा है, उसी तरह जैसे निर्मित उत्पाद का एक हिस्सा यंत्र होता है। विल्सन मानते हैं कि प्रशासन एक विज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ, लगभग हमारी अपनी पीढ़ी में। अब हमारे पास वह है जो हमारे पास नहीं था, प्रशासन का एक विज्ञान। उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का आह्वान किया। उनका बुनियादी तर्क था, एक संविधान की रचना करने से ज़्यादा मुश्किल उस संविधान को चलाना होगा। कि एक संविधान की रचना करने से ज़्यादा क्या होता है मुश्किल, उसको चलाना। इसलिए प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। प्रशासन का क्या होना चाहिए? एक विज्ञान होना चाहिए जो निम्नलिखित प्रयास करेगा। सरकार के रास्तों को आसान बनाएगा, अपने कार्यों को ज़्यादा व्यापार सा बनाना, अपने संगठन को मजबूत और शुद्ध बनाना, अपने कर्तव्य को कर्तव्यपरायणता के साथ निभाना। विल्सन की विचार पद्धति फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ाया। फ्रैंक जी गुडनाउ कौन है? इन्हें भी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, बट इन्हें कहाँ का कहा जाता है? अमेरिका का। उन्होंने सरकार के दो कार्यों राजनीतिक और प्रशासन में भारी अंतर दिखलाया। गुडनाउ के शब्दों में राजनीति का मतलब नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। इस अंतर का आधार शक्तियों के क्लासिकीय पृथक्करण से मिला है। विल्सन की तरह गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहन करने की वकालत की है। उन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? अमेरिका के लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन आंदोलनों, सरकारी सुधारों के लिए चलाए गए आंदोलन, जो अमेरिका में हुए थे लोक प्रशासन आंदोलन, क्या थे? सरकारी सुधारों के लिए चलाए गए आंदोलन थे, में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। परिणामतः लोक प्रशासन का अध्येताओं का ध्यान पहली बार गंभीरता से गया। अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान संघ ने अपनी 1914 की रिपोर्ट में कहा कि राजनीतिक विज्ञान का एक सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। 1926 में एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? ये भी सन आपको याद रखना है, क्योंकि जो बुक है उसकी डेट पूछ ली जाती है मैचिंग में, चाहे इसका आपका किस राइटर ने लिखा है ये भी पूछा जाता है। यह लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकेडमिक वैधता हासिल हुई थी। ये क्या थी? पहली लोक प्रशासन की पुस्तक थी, जिसके बाद इसे एकेडमिक वैधता हासिल हो गई। यानी स्कूल में पढ़ाने वाली एकेडमिक होती है, उसकी वैधता इसे हासिल मिली। यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। अब ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए इसके पाठ्यक्रम भी चालू हो गए। स्टेज सेकंड
प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937। इस चरण के दौरान फर्स्ट चरण में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें राजनीतिक और प्रशासन में विभाजन को बताया गया था, जिसमें आपके 3 राइटर थे। पहले थे वुड्रो विल्सन, सेकंड आपकी फ्रैंक जे गुडनाउ और थर्ड एल.डी. वाइट। अब इस स्टेज में हम पढ़ रहे हैं। इस चरण के दौरान विद्वान मानते थे कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वे मानते थे कि प्रशासन होता है, जो प्रशासन है वो प्रशासन होता है, भले ही उसकी प्रकृति और कार्य का परिवेश कैसा भी हो, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। इसलिए उन्होंने दावा किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। यह चरण 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। उन्होंने बलपूर्वक कहा, प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। प्रशासन के सिद्धांत अप्रोच को प्रतिबिंबित करते हुए इस चरण के अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन इस प्रकार है। फर्स्ट, हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 में प्रकाशित हुई थी। M.P. फोलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में। मूने और रैले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931। ये डेट याद रखने वाले हैं सारे। गुलिक और उर्विक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। मूनी और रैली की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में प्रकाशित हुई थी ये सारी पुस्तकें। लोक प्रशासन के उद्भव का यह चरण गुलिक और उर्विक के पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। गुलिक और उर्विक ने कहा, इस शोध पत्र की सामान्य थीसिस यह है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांतों पर आगमनात्मक तरीके से अध्ययन पर पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के मानव संघों की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। यह तकनीकी प्रश्न की तरह इस सिद्धांत का यह सोचे बिना अध्ययन किया जा सकता है कि उद्यम का उद्देश्य क्या है, उसमें कौन सा कर्मचारी वर्ग है या इसकी रचना के आधार में मौजूद कोई भी संवैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत क्या है। जैसा कि मोहित भट्टाचार्य द्वारा ठीक ही कहा है, लोक प्रशासन लोक वाला पहलू इस दौर में एक तरह से पूर्ण ह्रास का शिकार था और पूरे ध्यान प्रभावित पर था। इस तरह को कट्टरपंथी दौर कहा जा सकता है, जबकि प्रबंधन को एक नए अनुशासन की सीमाओं में दृढ़ता से रेखांकित करने के प्रयास प्रगति पर है। लोक प्रशासन नए विज्ञान से मिल गया। इस चरण के दौरान लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंचा। किससे शुरुआत हुई थी? तो गुलिक और उर्विक से शुरुआत हुई थी। स्टेज थर्ड, चुनौती का युग, एरा ऑफ चैलेंज 1938-1947 तक चला था ये युग। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध, व्यवहार, उपागम की वकालत करना। लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभों को चुनौती दी गई थी। तर्क दिया गया था कि प्रशासन को राजनीति से
इसकी राजनीति प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन न केवल राजनीतिक निर्णयों को लागू करने से सरोकार रखता है बल्कि नीति के निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि राजनीति का क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया है। उसी प्रकार प्रशासन के सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक वैधता और सार्वभौमिक प्रासंगिकता की कमी के आधार पर चुनौती दी गई और आलोचना की गई है। इस प्रकार उन्हें कहावत और प्रकृतिवाद भ्रांति की उपाधियां दी गई। इसके अतिरिक्त संगठन विश्लेषण के सिद्धांत उपागम की संगठन के औपचारिक ढांचे पर इसे जोर और संगठनात्मक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा के कारण एक यांत्रिक उपागम के रूप में आलोचना की गई। अल्टन म्यो के नेतृत्व में हुए हार्टोन अध्ययनों 1924 से 1932 में जो चला था, ने यह दिखाते हुए संगठनात्मक विश्लेषण की बुनियादों को हिला दिया कि संगठनात्मक प्रभाविता का निर्धारण करने में औपचारिक संगठन का महत्व क्या है। इन अध्ययनों ने संगठन के मानव संबंध उपागम को जन्म दिया। इस दौर के प्रमुख प्रकाशन जिन्होंने क्लासिकी लोक प्रशासन की चुनौती दी, वे कौन कौन से थे? फर्स्ट है C.I. बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में प्रकाशित हुई थी। F. मार्टिन मार्क्स, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946। हर्बर्ट ए साइमन, दी प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। हर्बर्ट ए साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। रॉबर्ट डॉल, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947। डवाइट वाल्डो, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। हर्बर्ट ए साइमन प्रशासन के सिद्धांतों के सबसे अहम आलोचक थे। हर्बर्ट ए साइमन ने क्या किया था? प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना की थी। उन्होंने इसे कहावत कहा था। क्या कहा था? कहावत। उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की। उन्होंने सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण पर ध्यान दिया। साइमन के शब्दों में, अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। साइमन ने राजनीतिक प्रशासन द्वैतता को खारिज किया और लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए अनुभविक उपागम का सुझाव दिया। इस तरह, जैसे कि मोहित भट्टाचार्य कहते हैं, वह नीति निर्माण, माध्यम और लक्ष्य के संबंध के अध्ययन में तर्कसंगत प्रत्यक्षवाद और परिप्रेक्ष्य को ले आए। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के परिप्रेक्ष्य और पद्धति को प्रतिबिंबित करते हुए प्रशासनिक व्यवहार ने लोक प्रशासन में वैज्ञानिक दृढ़ता को बढ़ाने की वकालत की। रॉबर्ट डॉल कहते हैं, रॉबर्ट डॉल ने तर्क दिया कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव या प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत का विकास 3 समस्याओं से बाधित है। कौन कौन सी समस्याएं हैं इनकी? फर्स्ट है, लोक प्रशासन की समस्याओं से आदर्शों की चिंता को हटाने की बारंबार होने वाली
असंभवता लोक प्रशासन का अध्ययन लक्ष्यों के थोड़े स्पष्टीकरण पर आधारित होना चाहिए। सेकंड है मानव व्यवहार के निश्चित पहलुओं के अध्ययन की आवश्यकता लोक प्रशासन के किसी विज्ञान की संभावनाओं को सीमित कर देती है। उन्होंने संगठन को औपचारिक तकनीकी शब्दावली में समझने की आलोचना की। संगठन का निर्माण करने वाले उन मनुष्य को भी कुछ महत्व न देने की आलोचना की है। प्रशासन के सिद्धांत की अवैज्ञानिक प्रकृति जो सीमित राष्ट्र और ऐतिहासिक परिदृश्य की चंद मिसालों पर आधारित है। रॉबर्ट ने टिप्पणी की, हम लोक प्रशासन के किसी विज्ञान से बहुत दूर हैं। लोक प्रशासन का कोई विज्ञान संभव नहीं जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा नहीं जाता और उनका व्यवहार अधिक अमानवीय नहीं बनाता। इस तुलनात्मक अध्ययनों का संग्रह नहीं होता जिससे कि उन सिद्धांतों और सामान्यताओं को खोजा जा सकेगा जो राष्ट्र सीमाओं और विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों से परे हैं। रॉबर्ट डॉल कहते हैं, प्रशासनिक व्यवहार पर परिवेशीय प्रभाव को स्पष्ट किया। वह मानते थे कि लोक प्रशासन राष्ट्रीय मनोविज्ञान और उस सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव से नहीं बच सकता जिसमें यह विकसित होता है। इसलिए उन्होंने संस्कृति पारीय अध्ययनों अर्थात तुलनात्मक अध्ययनों का सुझाव दिया। उनके शब्दों में लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की काफ़ी उपेक्षा की गई। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं है तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले प्रतीत होते हैं। बोधगम्य रूप से एक अमेरिकी लोक प्रशासन का विज्ञान, एक ब्रिटिश लोक प्रशासन का विज्ञान और एक फ्रांसीसी लोक प्रशासन के विज्ञान भी हो सकता है, मगर क्या अपने विशिष्ट राष्ट्रीय परिदृश्य से स्वतंत्र सामान्यीकृत सिद्धांतों का एक निकाय के अर्थों में कोई लोक प्रशासन का विज्ञान हो सकता है? इनका कहना है कि अमेरिका का लोक प्रशासन का विज्ञान वो ब्रिटिश का भी लोक प्रशासन का विज्ञान हो सकता है, फ्रांसीसी का भी हो सकता है, मगर क्या उसके जो सामान्य सिद्धांत है वो सभी पे लागू हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। लोक प्रशासन के अध्ययन को अनिवार्य रूप से कहीं ज़्यादा व्यापक रूप में अनुशासन आधारित होना ही चाहिए जो तकनीकों और प्रक्रियाओं के संकीर्ण रूप से परिभाषित ज्ञान पर आधारित न हो बल्कि अलग अलग ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, आर्थिक और अन्य निर्धारक कारकों तक विकसित होता हो। फोर्थ पॉइंट है पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। 1948 से 1970 राजनीतिक प्रशासन, द्विभाजन और प्रशासन के सिद्धांत को नकारने के साथ लोक प्रशासन को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन के विद्वानों ने दो तरह से प्रतिक्रिया दी। उनमें से कुछ राजनीतिक विज्ञान की तरह लौट गए जो मात्र विज्ञान था, लेकिन उन्हें राजनीतिक विज्ञानों द्वारा समर्थन नहीं मिला। जॉन गॉस ने 1950 में प्रकाशित अपने लेख ट्रेड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिद्धांत विकसित किया कि हमारे समय में लोक प्रशासन की किसी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा होना है। और आगे रास्को मार्टिन ने 1992 में अपने लेख में लोक प्रशासन पर राजनीतिक विज्ञान के प्रभुत्व को जारी रखने का आह्वान किया। किसने किया?
रास्को मार्टिन ने। कुछ अन्य प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े। उन्होंने दलील दी कि प्रशासन होता है, भले कि कोई भी परिवेश हो। उन्होंने 1956 में चतुर्मासिक पत्रिका जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की स्थापना की। इस परिप्रेक्ष्य से प्रभावित प्रमुख रचनाएं हैं मार्क व साइमन कृत ऑर्गेनाइजेशन 1958, सियर्ट व मार्क कृत बिहेवियर थ्योरी ऑफ द फर्म 1963 और मार्क कृत हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1965। लेकिन दोनों ही मामलों यानी राजनीति की और प्रशासनिक विज्ञान की ओर में लोक प्रशासन ने अपनी अलग अलग पहचान और भिन्नता खो दी। इसे विशाल स्तर क्षेत्र में घुल मिल जाना पड़ा। इसलिए लोक प्रशासन के उद्भव के चरण को पहचान के संकट के चरण कहते हैं। लोक प्रशासन के उद्भव के इस चरण में कई बदलाव हुए। सबसे फर्स्ट है क्रिस और ग्रिस, डगलस मैकग्रेगर, रेसिस लेक्टस, वॉरेन बेनिस व अन्य द्वारा समर्थित नए मानव संबंधी उपागम का उदय किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। F.W. रिक्स द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए परिवेशी उपागम की वकालत की गई। एडवर्ड वीडनर, F.W. रिक्स व अन्य द्वारा विकास प्रशासन की अवधारणा का विकसित किया गया। F.W. रिक्स द्वारा प्रशासनिक विकास की अवधारणा को ठोस रूप दिया जाना और नव लोक प्रशासन का उदय। विसेंट ऑस्ट्रोम व अन्य लोक चयन उपागमों की वकालत करना। लोक प्रशासन के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का उदय। इन बिंदुओं को अध्याय में आगे विस्तार रूप में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1971 से अभी तक जारी है। पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति विश्लेषण का सरोकार था। क्या था इसका मुख्य विषय? लोक नीति विश्लेषण का सरोकार। लोक प्रशासनविद, नीति विज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण के संबंध में संबंधित क्षेत्रों में बहुत रुचि दिखला रहे थे। लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई क्योंकि राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के पारंपरिक विचार को त्यागा जा चुका था। डवाइट वाल्डो ने नतीजे निकालते हुए कहा कि राजनीतिक प्रशासन के बीच पृथकीकरण एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। रॉबर्ट टी गोलम्बावस्की कहते हैं के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में लोक नीति चरण दो मुख्यतः विषयों पर आधारित है। कौन कौन से विषय हैं? फर्स्ट है राजनीति और प्रशासन की सभी या कई स्तरों पर व्याख्या और दूसरा है संपूर्ण प्रशासन का कार्यक्रम रूपी चरित्र। इन सभी विषयों में लोक प्रशासन के राजनीतिक या नीति निर्माण प्रक्रियाओं एवं विशिष्ट लोक कार्यक्रमों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। लोक नीति उपागम अपनाने के साथ लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया है। इसने सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली है और अपने उद्देश्य को भी विस्तारित कर लिया है। डिमोक और कोएंडिंग के शब्दों में एक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानून लागू करने और लोक नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के हर पहलू की जांच करता है। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।